हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांकला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय संख्या 16 अर्थात 16 जिनकी लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर, और रजिया सज्जाद जहीर जी ने द्वारा रचित एक कहानी है जिसका नाम है नमक। वह हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इस सेशन में दोस्तों उनके जीवन परिचय के साथ साथ जो नमक कहानी का सारांश उसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितने समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी समय आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे। इस सेशन में हम रजिया सज्जाद जहीर जी का जीवन परिचय के साथ साथ जो नमक कहानी है उसका सारांश भी पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन परिचय के साथ साथ हम लोग नमक जो कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हुई उसका सारांश रूप में हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नमक जो मूल कहानी है उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो नमक कहानी से संबंधित हैं। आप लोगों को पता होगा, नमक जैसे नमक बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, रोटी अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार यहाँ जो नमक की कहानी है, जो ये लाहौरी नमक दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना ये लाहौरी नमक है, वैसा नमक नहीं है। क्या नाम है? लाहौरी नमक। इन्होंने जो यह कहानी लिखी है नमक, यह किसके ऊपर आधारित है? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय कुछ पाकिस्तानी लोग भारत में आ गए, भारत के कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो यहाँ इसमें एक पात्र है जिसका नाम है सिख बीबी। तो वो क्या होती है कि जैसे भारत पाकिस्तान अलग होता है तो वो यहाँ आ जाती हैं, और यहाँ आने के बाद में अब भी वो अपना वतन लाहौर को ही मानती हैं। जो सफिया मुख्य पात्र है वह अपने भाइयों से मिलने, जो उसके 3 भाई थे, वो लाहौर उनसे मिलने जाती है। तो वो सिख बीवी से एक प्रॉमिस, एक वादा करती है कि उन्होंने कहा था सिख बीवी ने रजिया उससे सोफिया से कि मेरे लिए थोड़ा सा क्या आप नमक ला सकते हैं, लाहौरी नमक। तो उन्होंने वादा किया। तो उस वादे को निभाने के लिए जब अपने भाइयों से मिलने जाती है तो नमक को लाने के बारे में जब वो अपने भाई से पूछती, वो क्या था, एक ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, तो वो मना कर देता है। और वो किस बात के ऊपर अड़ जाता है कि जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था तो आपके तरफ नमक को ज़्यादा गया था, फिर आपको लाहौरी नमक किस में आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ एक प्रेम किस प्रकार से दिखाई देता है लोगों के मध्य, उसके बारे में दर्शाया गया है कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोग भारत में आने के बाद में वो अपना वतन को नहीं भूलते हैं। जो लाहौर में जो कस्टम अधिकारी था उसका वतन दिल्ली बताता है, और दिल्ली वाला जो कस्टम अधिकारी वो अपना वतन ढाका को बताता है, और सिख बीवी का वतन है ही लाहौरी, वो लाहौर है ही। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चों? हमारी पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 12 पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 अध्याय संख्या 16 जिनकी लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नमक कहानी किसने लिखा, तो रजिया सज्जाद जहीर ने। तो रजिया सज्जाद जहीर जी का हम लोग क्या देखेंगे? जीवन परिचय देखेंगे। अब मैं जीवन परिचय की बात करूं, किनकी? रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इनका जन्म कब और कहां होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इनका जन्म 1917 ईस्वी में अजमेर राजस्थान राज्य में होता है। ठीक है, तो कब होता है बच्चों? 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में, यानी राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में 1917 अर्थात 15 फरवरी 1917 अर्थात हम कह सकते हैं 15 फरवरी 1917। 15 फरवरी 1917 अजमेर राजस्थान में इनका क्या होता है? जन्म होता है। मृत्यु की बात करें बच्चों, 18 दिसंबर सन 1979 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। यानी कि 1917 में जन्म, 1979 में मृत्यु। जन्म कहाँ होता है? राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में इनका जन्म होता है। कब? 15 फरवरी को। मृत्यु कब होती है? 18 दिसंबर 1979 को। आगे हम बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो एक उर्दू कहानी संग्रह जिसका नाम है जर्द गुलाब। क्या नाम है? जर्द गुलाब। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी कहानी संग्रह इसका? जर्द गुलाब। और वो भी कैसा है? उर्दू कहानी संग्रह। सम्मान की बात करें तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, उर्दू अकादमी प्राप्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश का अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यही है कि इनका एक उर्दू कहानी संग्रह जिसका नाम क्या है? जर्द गुलाब। ठीक है, याद हो गया। तो फरवरी 1917 में इनका क्या होता है? जन्म होता है अजमेर राजस्थान में, और दिसंबर 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक उर्दू कहानी संग्रह जिसका नाम है जर्द गुलाब। देखो, 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियों से हमें इनके लेखन के बारे में पता चलता है कि इन्होंने कैसा लेखन लिखा है, किस प्रकार का लेखन लिखा है। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है,
हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। यानी कि हमने जो संकल्प लिए हैं, कहते हैं ना कि भगवान के सामने जाकर के एक संकल्प लेते हैं, या दो हाथों अंदोला ऐसे करके पानी लेते हैं, फिर ऐसे संकल्प लेते हैं। तो क्या कह रही है लेखिका, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत, यानी हमारे जो संकल्प लेने की संकल्प लेते हैं वही हमारी क्या है, ताकत है। लेकिन उसे पूरा भी करना है, ऐसा नहीं है कि संकल्प लेकर के वादों को भूल जाओ, संकल्प को भूल जाओ। फिर क्या कह रही है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। यानी कि हमने जो संकल्प लिया है उस कार्य को हमने पूरा किया है, फिर बाद में उसको हम लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो हम बिताए हुए दिनों को और उसको वापस पढ़ करके हम लोग वापस जिंदा हो सकते हैं। तो कितना अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, लोगों से यही कहने का विचार है कि जिस प्रकार से एक लेखक होता है, एक कवि होता है, कविताएं रचनाएं लिख करके लोगों में नवजीवन भरने का साहस भर देता है, जिजीविषा जगा देता है, जीने की इच्छा को जगा देता है, तो वही लेखिका कह रही है कि जो संकल्प होता है वो हमारी ताकत होती है। संकल्प क्या होता है, हमारी ताकत होती है। और जिन बातों को हमने किया है उनको यदि हम लिख देते हैं या अपनी भावनाओं के द्वारा अपने संकल्प को लिख देते हैं, और वही जो लिखा हुआ है वही हमें क्या रखता है, जिंदा रखता है। आगे हम बात करें, रजिया सज्जाद जहीर मूलतः कैसी थी, उर्दू कथाकार, हिंदी की नहीं थी, ध्यान रखना, उर्दू की लेखिका थी, ठीक है। और उर्दू की कहानी संग्रह जर्द गुलाब, याद है क्या आप लोगों को, अभी बताया था मैंने, जर्द गुलाब जो उर्दू कहानी संग्रह है, ठीक है। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की, यानी बीए तक, बैचलर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा कहां प्राप्त की, घर पर ही रहकर, यानी कह सकते हैं हम अजमेर राजस्थान में उन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। विवाह के बाद इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी देखो कितनी अच्छी बात है। नहीं, विवाह के बाद उस समय 1970 में उनका जन्म होता है, 17 में, तो उस विवाह कब हुआ, 20 साल 15 साल बाद हो गया लगभग। तो इलाहाबाद जाकर के अपने ससुराल में उन्होंने उर्दू से क्या किया, मास्टर डिग्री प्राप्त करती हैं। 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। यानी 1947 ईस्वी में, यानी जिस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ था उसी वर्ष वो अजमेर से कहाँ आ गई, लखनऊ आ गई, और वहाँ की एक कॉलेज है जिसका नाम है करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में क्या करने लगी, पढ़ाने लगी, अध्यापन कराने लगी। कब, 1947 ईस्वी में। और 1965 ईस्वी की बात करें तो उनकी नियुक्ति कहाँ हो जाती है, सोवियत सूचना विभाग में हो जाती है। यानी कि देखो क्या क्या याद करना है, एक तो 1917 क्यों जन्म होता है, 1979 क्यों मृत्यु होती है, 1947 में क्यों लखनऊ आती है करामात हुसैन गर्ल्स में पढ़ाने के लिए, और 1965 याद क्यों रखना है, क्योंकि उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हो गई थी। तो चारों सन याद रखना है, जन्म, मृत्यु, लखनऊ आई, करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज पढ़ाने लग गई थी, 1965 में सूचना विभाग में, यानी सोवियत सूचना विभाग में उनकी नियुक्ति हो गई थी। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि आधुनिक वर्तमान काल में जो उर्दू कथा साहित्य का जितना महत्वपूर्ण स्थान है इनके ये प्रमुख हस्ताक्षर मानी जाती है, प्रमुख लेखिका भी मानी जाती हैं। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे, उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की। देखो कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं उन्होंने उर्दू भाषा में, साथ में ही उर्दू में उन्होंने बाल साहित्य की रचना, यानी बालकों के ऊपर बालक किस प्रकार से, यानी कि अपने खेल जीवन को आगे बढ़ते हुए पढ़ते हुए किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं उनके बारे में, यानी बाल साहित्य की भी उन्होंने रचना की। यानी कहानी उपन्यास के साथ साथ उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं में उर्दू में कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किए हैं। यानी कि लिखा ही नहीं, उन्होंने क्या किया, टीका भी लिखी है, यानी टीकाकरण भी, इन टीका होता है अनुवाद करना, बहुत सारी रचनाओं का उर्दू में क्या किया उन्होंने, अनुवाद भी किया है। रजिया जी की भाषा सरल सहज एवं मुहावरेदार है, बहुत सीधी सादी भाषा है, सरल भाषा है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिपियांतरित हो चुकी हैं। देवनागरी ने देवनागरी लिपि है, अर्थात हम कह सकते हैं लिपि हमारी हिंदी भाषा है तो लिपि हमारी क्या है, देवनागरी लिपि। ऐसा 343 हमारा जो आर्टिकल है 343 में लिखा हुआ है कि हमारी राजभाषा है हिंदी होगी और लिपि हमारी देवनागरी लिपि होगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो उर्दू कथाकार थी उर्दू से हिंदी में इनकी रचनाएं परिवर्तित हो चुकी हैं, यानी परिवर्तन कर दिया है लोगों ने, कवियों ने। तो ये देवनागरी लिपि में इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचना है जो लिपांतरित हो चुकी हैं, परिवर्तन यानी उनको बदला जा चुका, अनुवाद किया जा चुका है। जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सबल प्रयास किया। यानी उन्होंने क्या किया है अपनी रचनाओं में, किसको ज़्यादा
अधिकतर उन्होंने अपनी कहानी का कथानक, उपन्यासों का कथानक बनाया किस किस को, सामाजिक सद्भाव को, समाज में फैला हुआ सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता को, और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का क्या किया, सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। यानी कि सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य, यानी कि समाज में रहने वाले मानव वो आपस में किस प्रकार से एक सामंजस्य बनकर के चलते हैं, किस प्रकार से लोगों के सामने अपनी कटाक्ष का अनुभव नहीं कराते हैं, किस प्रकार से वो मिलजुल कर रहते हैं, इनके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब देखो, पाठ का सारांश पढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे रिपीट कर देता हूं, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो भी पढ़ा है मैंने, कि फरवरी 1917 में इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। अजमेर राजस्थान में इनका जन्म होता है। अजमेर राजस्थान में इनका क्या होता है, जन्म होता है। यदि हम आगे बात करो, 18 दिसंबर, यानी कह दो दिसंबर 1979 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बात किया कि दो सन हो रहे हैं वो भी याद कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ी सी और बात कर लेंगे। एक 1947 में ये कहाँ आ गई थी, लखनऊ। और लखनऊ में आने के बाद इन्होंने करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद 1965 ईस्वी में इनकी नियुक्ति हो गई थी कहाँ पर, सोवियत सूचना विभाग में। कहाँ हो गई थी, सोवियत सूचना विभाग में नियुक्ति हो गई थी। यहाँ तक हमने पढ़ा, अच्छे से समझ में आया। आगे मैं बात करूँ तो इनकी जो बीए तक की शिक्षा थी, बीए तक की शिक्षा हम कह सकते हैं कहाँ हुई, अजमेर में हुई। अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान राज्य में पड़ता है, यानी घर पर ही हुई इनकी बीए तक की शिक्षा। फिर शादी के बाद कहाँ, शादी के बाद कहाँ आ गई है, लखनऊ आ गई, सॉरी इलाहाबाद। कहाँ आ गई, इलाहाबाद आ गई। और इलाहाबाद से इन्होंने उर्दू में, किसमें, उर्दू में मास्टर डिग्री प्राप्त करती हैं। और उन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य भी उर्दू में लिखे हैं, बहुत सारे बाल साहित्य भी इन्होंने उर्दू में लिखा है। और मैं बात करूं, इन्होंने ऐसा ही नहीं है कि कहानी और उपन्यास लिखा है, इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है उर्दू में। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनकी जो रचनाएं हैं उर्दू में भी क्या हो, उर्दू से हिंदी अर्थात देवनागरी लिपि में भी परिवर्तन, इनके अनुवाद हो चुका है। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का उर्दू में अनुवाद भी किया है। और आगे एक और महत्वपूर्ण बात करूं तो इन्होंने अपने उसमें जो लेखन था उसमें सामाजिक सद्भाव के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता का भी इन्होंने वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देख लेते हैं पाठ का सारांश की। पाठ का सारांश है, यानी पाठ कौन सा है हमारा, यहाँ पे नमक है। क्या नाम है, नमक। एक कहानी है जो मैं बता चुका हूँ, भारत पाकिस्तान विभाजन पर जो नमक का आदान प्रदान हुआ, या हम कह सकते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। रजिया सज्जाद जहीर नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। यानी कि विस्थापित पुनर्वासित कहने का तात्पर्य क्या है कि यानी विस्थापित होता है एक जगह दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना, पुनर्वासित यानी वहां पर वास कर लेना। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सरहद के दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान, यानी कि ये सरहद है, मान लो ये भारत है और ये पाकिस्तान है। अब कुछ लोग यहाँ आ चुके थे पहले और कुछ लोग यहाँ, अब वो अपने वतन को याद कर रहे हैं, तो उनके दिलों को टटोलती हुई, यानी उनके दिलों में, उनके हृदय में आज भी उनका वतन उनको याद है। तो एक बहुत ही अच्छी मार्मिक कहानी है, बहुत ही रहस्य प्रकट करने वाली कहानी है कि लोग यहाँ भारत से पाकिस्तान रहने वाले, पाकिस्तान से भारत में रहने वाले जो सिख भी हुए आज भी अपना वतन किसको बताती है, लाहौर को। यानी सब कुछ उनका यहाँ होने के बाद अपना वतन नहीं भूलती है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यह कहानी है वो अपने पराये के साथ साथ देश प्रदेश की प्रचलित धारणाओं को सवाल पर भी खड़े किए हैं। कहने का अरे भी थोड़ा सा नमक तो है इसमें, देश प्रदेश मतलब ये कौन सा मतलब हो गया। जब सिख वो सोफिया का भाई कहता है, कस्टम अधिकारी जो होता है वो कहता है, क्या कहता है कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तो आपके हिस्से में कुछ ज़्यादा नमक आया, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता हिस्सा उस्सा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, नमक आया था नहीं आया था, मैं तो एक प्रेम के बलबूते पर जो एक प्रेम होता है उसके अनुसार मैं ले जाऊंगी और मैं इसे ले जाकर भी रहूंगी क्योंकि मैंने वादा किया है। ठीक है, और वादा निभाना ही हमारा कर्तव्य होता है। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। किससे, सोफिया से। यानी कि सिख बीवी है जो लाहौर की थी, अब विस्थापित होकर के कहाँ रहने लग गई, अजमेर राजस्थान में रहने लगी, तो वो अभी भी अपना वतन लाहौर को मानती है और फरमाइश करती है सोफिया से, क्या, वहाँ का एक लाहौरी नमक, थोड़ा सा लाहौरी नमक लाने की। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना है गैर कानूनी है, दिल्ली
को अपना वतन बताता है। यानी कस्टम अधिकारी जो लाहौर से जब वो आ रहे हैं, कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है, जिसे वह क्या मानता है, यानी नमक को लाना गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कस्टम अधिकारी ने इजाज़त दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपना वतन किसे बताता, साथ में दिल्ली बताता है कि वतन की याद सबको आती है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है मेरा वतन ढाका है, और जो भारतीय कस्टम अधिकारी है वो क्या कहता है कि मेरा वतन क्या है? ढाका है। क्या है? ढाका। यानी उधर जो है लाहौर में कस्टम अधिकारी, जो भारत में है वो तो कहता है मेरा वतन ढाका है, और जो लाहौर की तरफ है वो कहता है मेरा वतन कहाँ है? दिल्ली है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं, यानी जो भी राष्ट्र राज्य हो गए नए नए, उन्होंने अपनी अपनी सीमाएं खींच चुके हैं, कुछ रेखाएं खींच चुके हैं, और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं, और मजहब के आधार पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इन्होंने अपनी अपनी जमीनें मुकर्रर भी कर लिए कि ये मेरी ही जमीन है। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई, यानी उनका वो आज भी जो दिल है, आज भी जो उनका वतन है, वह आज भी उसे याद करता है, यानी कि ये रेखाएं आज भी उनके अंतर्मन को बदल नहीं पाई है। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया। कहने का तात्पर्य क्या है? राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, उनका वतन अब भारत है, लाहौर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया, यानी कि वो वहां इधर से उधर, यानी कि पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान वाले भारत रहने लगे, भारत वाले पाकिस्तान रहने लगे, लेकिन आज भी उनके अंतर्मन को नहीं बदल पाए हैं लोग, यानी उनका अंतर्मन आज भी अपने ही शहर को अपना वतन मानते, चाहे कोई भी वतन क्यों ना हो। क्योंकि बताया मैंने अभी कि सिख बीबी है जो लाहौर को अपना वतन मानती है, और लाहौर में जो कस्टम अधिकारी है वो दिल्ली को मानता है, और जो दिल्ली में है कस्टम अधिकारी है, वो जो भारत में कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त, वो अपना वतन ढाका को मानता है। एक अनचाही, एक अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य क्या है? एक अनचाही, एक प्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, यानी उनको एक स्थान दूसरे स्थान भेज तो दिया है, पर उनके दिलों पर आज भी कब्जा नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहते हैं ना कि वो कहते हैं दबाव में कहते हैं कि वोट मुझे देना, हाँ दूंगी तुझे ही, कहते हैं लोग दूंगा तुझे ही, लेकिन अपने जब दिल की कहते हैं, दिल की सुनते तो वोट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं कहता। इंसान का मन भी तो चाहना चाहिए ना। अरे दिल में आप लोग सभी के, मान लो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि एक दूसरे पर लांछन करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि जब उनको मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हमारा साथ दो, तो वो साथ नहीं दे सकता क्योंकि उसका दिल गवाह नहीं दे रहा है। वही बात यहाँ है कि उन्होंने अपना अपना जन्म स्थान विस्थापित तो हो गया है, जन्म कहीं और हुआ, स्थान किसी पर आकर बसने लग गए, लेकिन आज भी उनके दिलों पर यह बात कब्जा नहीं कर पाई। ये रेखाएं जो खींची जा चुकी हैं राज्य और राष्ट्रों के मध्य, तो ये रेखाएं आज तक भी उनके पास, यानी कि वो रेखाएं आज भी उनके दिलों को बदल नहीं पाई हैं। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान ने इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उगाड़ देता है। ये नमक एक छोटी चीज तो है, लाहौरी नमक है, पहचान है जो हार्दिक पहलू को परत दर परत उगाड़ देता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? लोगों के दिलों में जो भावनाएं थी उसको उगाड़ देता है, यानी लोगों के सामने वो बातें आ जाती हैं। देखो एक बात जानिए, ये हार्दिक शब्द आ रहा है जिसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ हरिद मूल शब्द है और एक परत है के नीचे क्या लगा? ऋषि लिखा हुआ है, हृद धन एक परत है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह जो हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है, यानी बहुत ही अच्छा सार को, यानी बहुत सारगर्भित क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पदांश है, कथन है उनका। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो दिल्ली का कस्टम अधिकारी जो लाहौर में, वो कहता है कि जिसको भी आप ये नमक दे रहे हो तो उसको कहना जा करके कि लाहौर आज भी उनका वतन है और मेरा वतन दिल्ली है, और सब रफ्ता रफ्ता सही हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी अपने अंदर
कटाक्ष नहीं रखना है, हमें प्रेम से रहना, चाहे सरहद के इधर उधर क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी आपका ही वतन लाहौर है तो लाहौर ही रहेगा, उनसे जाकर ये कह दें। देखो कितना अच्छा कथन है। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पर फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी रहेगी? हाँ, क्यों नहीं रहेगी भाई, रहेगी ये उम्मीद। कहते हैं कि धर्म और मजहब के आधार पर आप लोगों को बांट तो दिया गया है, लेकिन हमारे संविधान की एक विशेषता है अनेकता में एकता, यानी कि हिंदुस्तान में लोग अलग अलग जगह पर रोजे, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं, लेकिन फिर भी वो एक हैं। हमारे देश में ऐसा, भारत देश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग धर्मों के लिए, मजहबों के लिए अलग अलग नियमों, सभी के नियम क्या है, समान है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बदलेगा, नहीं पीढ़ी आएगी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये यानी कि एक दूसरे से गले, जैसे कि गले मिलते हुए देखा है हमने। और अब बात अलग है कि लोगों के अंदर कटाक्ष भरी हुई है कुछ नालायकों के बीच में, तो वो बात अलग है। अब देखो शब्द छवि क्या होती है, शब्दार्थ होते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ आए हैं नमक कहानी में, उनको हम लोग देख लेते हैं। उम्दा क्या होता है, अच्छा। उम्दा का अर्थ क्या होता है, अच्छा। नफीस होता है बढ़िया या सुरुचिपूर्ण, नफीस बढ़िया भी होता है, ध्यान रखना, नफीस का अर्थ क्या होता है, बढ़िया भी होता है और सुरुचिपूर्ण भी होता है। रुखसत होता है विदा करना या विदा। साड़ा हमारा, हिस्से बखरे, बंटवारा होना। मुरोवत यानी संकोच। तो ध्यान से समझना, उम्दा होता है अच्छा, नफीस अच्छा बढ़िया या सुरुचिपूर्ण, रुखसत विदा करना, साड़ा हमारा, हिस्से बिखरे, बंटवारा, मुरोवत संकोच। और अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार। क्या होता है बच्चों, अदीब होता है साहित्यकार। तो याद हो गया, उम्दा अच्छा हो गया, नफीस सुरुचिपूर्ण हो गया, रुखसत विदा करना, साडा हो गया हमारा, इससे बिखरे बंटवारा हो गया, मुरोवत संकोच, अदीब साहित्यकार। ऐसे ही लबो लहजा यानी बोलचाल का तरीका। लबो लहजा क्या होता है, बोलचाल का तरीका। नवाज होता है सम्मानित करना, नवाज क्या होता है, सम्मानित करना। सौगात होता है भेंट करना। अजीज होता है प्रिय, इसने जिसे कहते हैं बाजी, दीदी। देहर कपड़े को दोहरा कर सीली गई चादर या लिहाफ। तो ध्यान रखना, लबो लहजा बोलचाल का तरीका होता है। नवाज सम्मानित करना होता है। सौगात भेंट होता है। अजीज प्रिय होता है। बाजी का अर्थ होता है दीदी। और दोहर होता है कपड़े को दोहरा कर सीली गई चादर या लिहाफ। दोहर क्या होता है, कपड़े को दोहरा करके सीली गई चादर या लिहाफ। तो समझ में आ गया, दो चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। एक तो है आपका बाजी, दीदी। दोहर है जो कपड़े को दोहरा करके सील दी जाती है चादर, उसे कहा जाता है। उसका दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं लिहाफ। तो बच्चों ये था नमक कहानी के सारांश। और हमने पढ़ा रज्जाद जहीर जी का जीवन परिचय के साथ साथ हमने इसे नमक कहानी का सारांश पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।